हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म इसमें नीट एग्जाम के लिए एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे। और जो ये एमसीक्यूज हैं ये एनसीईआरटी में जो टॉपिक दिए गए हैं उन टॉपिक के अनुसार एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एनसीईआरटी में 1.0 टॉपिक है इंट्रोडक्शन। तो जो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है उसके ऊपर कुछ एमसीक्यूज हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सिंगल सेल्ड एनिमल्स आर सेड टू बी इमॉर्टल बिकॉज। जो सिंगल सेल्ड एनिमल हैं यानी यूनिसेलुलर एनिमल्स जिनमें सिर्फ एक ही सेल होती है, तो सिंगल सेल्ड एनिमल्स इमॉर्टल क्यों होते हैं? इमॉर्टल का मतलब वो अमर क्यों होते हैं, उन्हें अमर क्यों कहा जाता है, ये हमें बताना है। तो इसके दिए गए हैं, दे ग्रो इंडेफिनेटली इन साइज। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है कि जो सिंगल सेल्ड एनिमल्स हैं वो साइज में इंडेफिनेटली ग्रो करते रहते हैं। बिल्कुल गलत, ऐसा तो नहीं होता। दे कैन टॉलरेट एनी डिग्री ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। और जो सिंगल सेल्ड एनिमल्स हैं वो टेम्परेचर में चाहे कितना भी चेंज आए उसको वो टॉलरेट कर सकते हैं। ये भी बिल्कुल गलत ऑप्शन है, ऐसा नहीं होता। तीसरा, दे कैन रिप्रोड्यूस थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। और जो सिंगल सेल्ड एनिमल्स हैं वो अपनी पूरी की पूरी लाइफ स्पान में यानी पूरे के पूरे जीवन भर रिप्रोडक्शन करते रहते हैं, कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं होता। इसमें लास्ट दिया गया है, दे कंटिन्यू टू लिव एज देयर डॉटर सेल। जो सिंगल सेल्ड एनिमल्स हैं वो अपनी डॉटर सेल के रूप में लगातार जीवित रह सकते हैं, इसलिए ही इनको इमॉर्टल कहा जाता है। यही बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो फर्स्ट का डी इज द करेक्ट आंसर। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है, मान लीजिए ये एक सिंगल सेल्ड एनिमल है। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये अपनी डॉटर सेल बनाएगा, एक से दो बनेंगी या एक से ज़्यादा बनेंगी। तो जो ये सिंगल सेल्ड एनिमल हैं ये बिल्कुल अपने ही जैसी यानी सेम टू सेम कॉपी अपनी डॉटर सेल की बनाता है। यानी जैसे ये सेल इसी प्रकार की यही सेल होगी, बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल इसकी कॉपी होगी। तो आप देख सकते हैं ये भी ऐसा ही और ये भी ऐसे ही। तो ये दोनों अलग तो नहीं हुए क्योंकि ये जो दोनों सेल बनी ये बिल्कुल पेरेंट सेल के जैसे बनी। तो इसलिए क्या होता है, जो सिंगल सेल्ड एनिमल है जो वो डॉटर सेल्स बनाते हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम अपनी कॉपी बनाते हैं, इसलिए इनको इमॉर्टल कहा जाता है। यानी ये सिंगल सेल्ड एनिमल इन डॉटर सेल के रूप में लगातार जीवित रह सकता है। इससे फिर आगे सेल बनेगी, ये वाली सेल इसके जैसी, ये इसके जैसी, तो ये वाली जो सेल हुई ये इसके जैसी हुई। तो लगातार इसकी सेम टू सेम कॉपी आगे बनती रहती हैं, तो इसलिए ही इनको इमॉर्टल कहा जाता है, बिकॉज दे कंटिन्यू टू लिव एज देयर डॉटर सेल। तो फर्स्ट का डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑल द इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज हैव एग्जैक्टली द सेम लाइफ स्पान। किसी भी स्पीसीज के जितने भी इंडिविजुअल हैं उनकी लाइफ स्पान यानी उनका जीवन काल सबका सेम होता है। बिल्कुल गलत, ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि किसी कोई स्पीसीज है उसके जितने भी इंडिविजुअल होंगे, किसी का कम लाइफ स्पान होगा, किसी का ज़्यादा होगा, तो ये तो इनकरेक्ट है। स्मॉलर ऑर्गेनिज्म ऑलवेज हैव शॉर्टर लाइफ स्पान। जो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका लाइफ स्पान हमेशा शॉर्ट होता है, उनका जीवन काल छोटा होता है। बिल्कुल गलत, साइज पर डिपेंड नहीं करता। लाइफ स्पैन इज नॉट डिपेंड ऑन साइज। तीसरा, लाइफ स्पान ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज द टाइम पीरियड फ्रॉम इट्स बर्थ टू इट्स नेचुरल डेथ। किसी भी ऑर्गेनिज्म के बर्थ से लेकर उसकी नेचुरल डेथ तक का जितना भी पीरियड है, जितना भी टाइम है, उसको हम लाइफ स्पान कहते हैं। बिल्कुल सही, ये करेक्ट है। नो ऑर्गेनिज्म में हैव ए लाइफ स्पान ऑफ सेवरल 100 ईयर्स। किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पान 100 ईयर्स से ज़्यादा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल गलत है। क्योंकि आप देख सकते हैं जो बनियन ट्री है उसका 200 से 300 साल तक और कभी कभी 1000 साल, पीपल के ट्री का 1000 ईयर तक भी चला जाता है लाइफ स्पान। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो इसमें सिर्फ करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? सी इज द करेक्ट आंसर, सेकंड का। नंबर थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लॉन्गेस्ट लाइफ स्पान। हमें यहाँ पर 4 ऑर्गेनिज्म दिए गए हैं, इनका हमें बताना है इनमें सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट लाइफ स्पान यानी सबसे ज़्यादा लाइफ स्पान इनमें से किसका है। तो सबसे पहले बात करते हैं बनियन ट्री की। बनियन ट्री का जो लाइफ स्पान होता है वो 200 से 300 ईयर्स होता है, ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करें टोरटोइस की, टोरटोइस का जो लाइफ स्पान होता है वो 100 से 150 ईयर्स तक हो सकता है। अगर हम बात करें पैरट की, पैरट का जो लाइफ स्पान होता है वो लगभग 140 ईयर्स तक हो सकता है। कितना? लगभग 140 ईयर्स। और बात करें अगर हम एलिफेंट की, एलिफेंट का जो लाइफ स्पान होता है वो 60 टू 70 ईयर्स होता है। तो आप देख सकते हैं इन चारों में सबसे ज़्यादा लाइफ स्पान किसका है? बनियन ट्री का, 200 से
300 साल। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर, थर्ड का ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट द ऑप्शन विच अरेंजेस द गिवन ऑर्गेनिज्म इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर लाइफ स्पान। हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है जो ये ऑर्गेनिज्म हैं ये किस ऑप्शन में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए गए हैं। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब सबसे पहले कम उम्र वाला, फिर उससे ज़्यादा उम्र वाला, फिर उससे ज़्यादा उम्र वाला, फिर सबसे ज़्यादा उम्र वाला, यानी जो लाइफ स्पान है उसके बढ़ते क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में। बात करें अगर हम पैरट की, पैरट का जो लाइफ स्पान होता है वो मैंने बताया 140 ईयर्स तक हो सकता है। बात करें अगर हम क्रो की, क्रो का जो लाइफ स्पान होता है वो 15 ईयर्स। बटरफ्लाई की, बटरफ्लाई का लाइफ स्पान 1 to 2 वीक्स, कितना 1 to 2 वीक्स। और बनियन ट्री का लाइफ स्पान हमने देखा कितना 200 से 300 साल, यानी 200 से 300 ईयर। तो क्या ये असेंडिंग ऑर्डर में है? सबसे पहले 140 ईयर्स, उसके बाद आ गया 15 ईयर्स, यानी पहले ज़्यादा उसके बाद कम, तो ये तो क्या हो गया डिसेंडिंग हो गया। फिर यहाँ से भी घटा, फिर यहाँ से बढ़ गया, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। बात करें अगर हम दूसरे की, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई का मैंने अभी बताया कितना होता है लाइफ स्पान 1 से 2 वीक्स। क्रो का 15 ईयर्स। और अगर हम बात करें पैरट, पैरट का मैंने कितना बताया अभी, पैरट का जो लाइफ स्पान होता है वो लगभग 140 ईयर्स हो सकता है। और यहाँ पर क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल का लाइफ स्पान आपको याद रखना है 60 ईयर्स। तो क्या ये असेंडिंग ऑर्डर में है? सबसे पहले क्या आ गया 1 to 2 वीक्स, उसके बाद 15 ईयर्स बढ़ रहा है, बिल्कुल सही। उसके बाद 140 ईयर्स यहाँ भी बढ़ रहा है, लेकिन 140 से 60 ईयर यहाँ पर घट गया, तो ये भी ऑप्शन गलत, ये भी असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। बात करते हैं तीसरे की, फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई का जो लाइफ स्पान होता है वो कितना होता है 8 से 15 दिन, कितना 8 से 15 दिन, 8 to 15 डेज। और कुछ फ्रूट फ्लाइज का 50 डेज तक भी हो सकता है, यह आपको याद रखना है। नॉर्मली 8 से 15 दिन होता है, लेकिन कुछ स्पीसीज का 50 डेज भी हो सकता है। बात करते हैं क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल का मैंने कितने बताया 60 ईयर्स। बात करते हैं पैरट की, पैरट की जो लाइफ स्पान होती है वो 140 ईयर्स तक हो सकती है, अप टू 140 ईयर्स। बनियान ट्री 200 से 300 ईयर्स। तो क्या बढ़ रही हैं 8 से 15 दिन, उसके बाद 60 साल बढ़ रहा है, 60 से 140 यानी 140 बढ़ रहा है, 140 से 200 to 300 ईयर बढ़ रहा है। तो ये बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर में है, बिल्कुल सही, ये हमारा आंसर हो सकता है। लास्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं, पैरट 140 ईयर्स। टोर्टोइज, टोर्टोइज का जो लाइफ स्पान होता है वो 100 to 150 हो सकता है, होता है। डॉग का जो लाइफ स्पान होता है वो 10 to 13 ईयर्स हो सकता है, होता है। क्रो का जो लाइफ स्पान होता है, क्रो का लाइफ स्पान मैंने बताया 15 ईयर्स। तो क्या ये यहाँ से बढ़ रहा है, 150 अगर माने तो बढ़ता कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर घट रहा है उसके बाद बढ़ रहा है, यहाँ पर घटा, तो ये भी नहीं है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द गिवन ऑर्गेनिज्म एंड फाइंड इट्स मैक्सिमम लाइफ स्पान। ये ऑर्गेनिज्म हमें आइडेंटिफाई करना है और इसकी मैक्सिमम लाइफ स्पान कितनी हो सकती है बताना है। तो आप देख सकते हैं क्या है, ये क्रो है, और क्रो की मैक्सिमम लाइफ स्पान हमने अभी पढ़ी कितनी हो सकती है 15 ईयर्स तक हो सकती है। तो ये क्रो है और इसकी मैक्सिमम लाइफ स्पान 15 ईयर्स तक हो सकती है। तो 5 का सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, is a life process that is not essential for an individual survival but for survival of the species। ये एक हमें ऐसा लाइफ प्रोसेस हमें बताना है जो लाइफ प्रोसेस किसी इंडिविजुअल यानी अकेले, किसी अकेले ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए तो वो ज़रूरी नहीं है, बल्कि किसके लिए ज़रूरी है, पूरी की पूरी स्पीसीज़ के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। बात करें अगर हम ग्रोथ, तो ग्रोथ एक अकेले ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए यानी इंडिविजुअल सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। बात करें अगर हम रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो इंडिविजुअल सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी स्पीसीज़ के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। बात करें रेस्पायरेशन की, रेस्पायरेशन भी इंडिविजुअल सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, और न्यूट्रिशन भी इंडिविजुअल सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। अब रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, अगर कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है, अकेला कोई ऑर्गेनिज्म है, वो रिप्रोडक्शन ना भी करें तब भी वो जीता है हमेशा, मतलब तब भी वो जिंदा रह सकता है, जीवित रह सकता है। लेकिन अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो उससे किसी ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज आगे नहीं बढ़ सकती। तो रिप्रोडक्शन स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। तो 6 का बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर अब 7 है,
अब ये एनसीईआरटी में जो टॉपिक दिया गया है 1.1 असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके ऊपर हम एमसीक्यू सोल्व करेंगे। 7 असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द, फिलअप करना है, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म दैट हैव रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन लाइक, फिलअप करना है यहाँ पर। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें बताना है जिन ऑर्गेनिज्म की ऑर्गेनाइजेशन सिंपल होती है, जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक रिप्रोडक्शन का कॉमन मेथड होता है या फिर रेयर मेथड होता है, ये हमें बताना है। तो जिन ऑर्गेनिज्म की ऑर्गेनाइजेशन सिंपल होती है उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक कॉमन मेथड होता है रिप्रोडक्शन का। तो इसमें रेयर वाले ऑप्शन कट गए, ये भी कट गया और ये भी कट गया। अब जो जिन ऑर्गेनिज्म की ऑर्गेनाइजेशन सिंपल होगी उनके एग्जांपल क्या, प्लांट की ऑर्गेनाइजेशन सिंपल नहीं होती बल्कि कॉम्प्लेक्स होती है, तो ये ऑप्शन भी कट गया। इसका आंसर क्या हो गया हमारा, सी इज द करेक्ट आंसर। Asexual reproduction is the common method of reproduction in organism that have relatively simple organization like algae and fungi। तो यहाँ पर algae आएगा और यहाँ पर आएगा fungi, तो C is the correct answer। क्वेश्चन नंबर 8, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेलेक्ट द करेक्ट वन। यहाँ पर हमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, इनको पढ़ना है और करेक्ट ऑप्शन को हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो पहले देखिए, इट इन्वॉल्व्स ए सिंगल पेरेंट, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें सिर्फ एक ही पेरेंट होता है, बिल्कुल सही। इट इज़ स्लोअर देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से स्लो होता है, बिल्कुल गलत, बल्कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, फास्ट होता है। इट प्रोड्यूसेस प्रोजेनी दैट आर जेनेटिकली आइडेंटिकल विद द पेरेंट बट नॉट विद वन अनदर, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ऐसे प्रोजेनी बनती है जो पेरेंट के तो आइडेंटिकल होती है लेकिन एक दूसरे के आइडेंटिकल नहीं होती, बिल्कुल गलत। इसमें जो प्रोजेनी बनती है वो पेरेंट के भी आइडेंटिकल होती है जेनेटिकली, और उसका जेनेटिक मेकअप आपस में भी उनका आइडेंटिकल ही होता है, तो ये भी गलत है। द प्रोजेनी ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन बी टर्म्ड एज क्लोन्स, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोजेनी को हम क्लोन्स कहते हैं, बिल्कुल सही। तो इनमें से फर्स्ट एंड फोर्थ यहाँ पर सही है, फर्स्ट एंड फोर्थ अगर हम देखें सी ऑप्शन में, तो 8 का सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, रेफर टू द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर अगर ये फिगर देखें तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें बडिंग प्रोसेस हो रहा है इस फिगर में। इट इज़ अ टाइप ऑफ पार्थेनोजेनेसिस, जो यहाँ पर ये फिगर दी गई है क्या ये पार्थेनोजेनेसिस है, ये पार्थेनोजेनेसिस नहीं है। इट इज़ अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बडिंग एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, बिल्कुल सही। द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कैन आल्सो बी कॉल्ड क्लोन्स, और बडिंग से जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे उनको क्लोन्स कहा जाता है, बिल्कुल सही, क्योंकि बडिंग से जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो बिल्कुल उनका जेनेटिक मेकअप क्या होगा, सबका एक जैसा होगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो 9th का डी इज द करेक्ट आंसर, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट, इसमें बी एंड सी दोनों करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्लोन्स आर इंडिविजुअल दैट ऑब्टेन थ्रू, क्लोन्स वे इंडिविजुअल होते हैं जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ऑब्टेन होते हैं, बिल्कुल सही। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से भी वो ऑब्टेन होते हैं, क्योंकि प्लांट में क्या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या कहा जाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जो स्टेम से, लीव से या रूट से किया जाता है। तो क्लोन्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी मिलते हैं और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से भी मिलते हैं, तो बोथ ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। 10th का सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर अगर हम 11 की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोन्स ऑफ अमीबा, इनमें से कौन सा प्रोसेस अमीबा के क्लोन्स बनाता है। तो आपको पता है अमीबा में क्या होता है, अमीबा में फिजन होता है, तो यहाँ पर बाइनरी फिजन दिया गया है, तो 11th का सी इज द करेक्ट आंसर। अमीबा में क्या होगा, फिजन, बाइनरी फिजन। क्वेश्चन नंबर 12 है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सीन इन मेंबर्स ऑफ किंगडम, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस है वो किन के मेंबर्स में देखा जाता है, ऐसे किंगडम बताने हैं जिनके मेंबर्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मोनरा में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, प्लांटी किंगडम प्लांटी के भी कुछ ऐसे मेंबर हैं जिनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो बी भी है। और किंगडम एनिमलिया में भी कुछ ऑर्गेनिज्म में या कुछ स्पीसीज में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो तीनों ही हैं, ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। तो 12th का अगर हम बात करें तो डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, ड्यूरिंग बाइनरी फिजन इन अमीबा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स इज डुप्लीकेटेड, अमीबा में जब बाइनरी फिजन होता है तो इनमें से कौन सा ऑर्गेनल्स डुप्लीकेट होता है, यानी कौन से ऑर्गेनल्स की क्या बनती है, कॉपी बनती है। तो अमीबा में जब बाइनरी फिजन होगा तो उसमें जो न्यूक्लियस होता है उसकी कॉपी बनती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ये नीचे ऑप्शन इसमें आपको मैं दिखा दूंगा। इसमें अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये एक सिंगल है
सिंगल न्यूक्लियस है। उसके बाद जब ये यहाँ पर सेल डिवाइड हुई तो न्यूक्लियस क्या बन गए, न्यूक्लियस की 2 कॉपी बन गई, आप रेड कलर से देख सकते हैं। तो अमीबा में बाइनरी फिजन के दौरान सिर्फ किसकी कॉपी बनती है, न्यूक्लियस की कॉपी बनती है। तो न्यूक्लियस इज द करेक्ट आंसर, 13 का बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, स्टडी द गिवन फिगर रिप्रेजेंटिंग द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन इन अमीबा। यहाँ पर ये हमें बाइनरी फिजन अमीबा में दिखाया गया है, इसको हमें देखना है। अरेंज द फिगर इन द करेक्ट सीक्वेंस एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। इस फिगर को हमें क्या करना है, सीक्वेंस में अरेंज करना है और करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें, सबसे पहले बाइनरी फिजन में क्या होगी, एक सिंगल सेल होगी। सिंगल सेल यहाँ पर ये नहीं बल्कि क्या होगी, ये वाली सेल। ये वाली सेल क्योंकि इसमें ये अमीबा है, इसमें यहाँ पर स्यूडोपोडिया भी दिखाए गए हैं। स्यूडोपोडिया यहाँ से गायब नहीं हुआ है। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पर, स्यूडोपोडिया। तो सबसे पहले क्या आएगा, थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन सबसे पहले आया। थर्ड ऑप्शन के बाद अगर हम देखें, थर्ड ऑप्शन के बाद यहाँ पर सेल का एलोंगेशन होगा थोड़ा, यहाँ पर स्यूडोपोडिया गायब होने लगेंगे। तो थर्ड के बाद आएगा फिफ्थ। फिफ्थ आ गया। फिफ्थ के बाद अगर हम देखें यहाँ पर क्या होगा, जो डीएनए यहाँ पर ये न्यूक्लियस है इसकी कॉपी बनेगी, यहाँ पर डीएनए की कॉपिंग स्टार्ट हो जाएगी और सेल का एलोंगेशन होने लगेगा। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए डीएनए की कॉपी बन रही है, न्यूक्लियस डिवाइड होने वाला है और यहाँ पर सेल का इलोंगेशन हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखें इसके बाद आएगा सेकंड। सेकंड के बाद अगर हम देखें इसमें क्या होगा, यहाँ पर जो ये साइटोप्लाज्म है यहाँ पर से न्यूक्लियस तो अलग हो जाएगा, न्यूक्लियस अलग हो जाएगा और यहाँ पर जो ये साइटोप्लाज्म है यहाँ पर इसका कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा जिससे साइटोप्लाज्म डिवाइड हो। तो न्यूक्लियस यहाँ से अलग हुआ, ये देखिए न्यूक्लियस की यहाँ पर अलग हो गया और साइटोप्लाज्म बीच में से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म नहीं बल्कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का यहाँ पर क्या होने लगा, यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट होने लगी जिससे यहाँ से इसको ये डिवाइड होगी। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पर न्यूक्लियस अलग हुआ और यहाँ से ये डिवाइड होना स्टार्ट होगी, यहाँ पर इनका कॉन्ट्रैक्शन होने लगा। तो इसमें आएगा फोर्थ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद यहाँ पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर कहें साइटोप्लाज्म ये डिवाइड हो जाएगा और 2 नई सेल हमें मिल जाएगी। तो इसमें आएगा फर्स्ट। तो थर्ड, फिफ्थ, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट। तो आप यहाँ पर देखें इसमें फोर्थ दिया गया, ये नहीं है। थर्ड के बाद फोर्थ, ये भी नहीं है। थर्ड, फिफ्थ, सेकंड, फोर्थ और फर्स्ट, बिल्कुल। तो आप यहाँ पर देखें 14 का सी इज़ द करेक्ट आंसर। सबसे पहले ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये और सबसे बाद में फर्स्ट। तो 14 का सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, रेफर टू द गिवन फिगर विद विच शो 3 डिफरेंट टाइप ऑफ फिजन। यहाँ पर हमें 3 डिफरेंट टाइप के फिजन दिए गए हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली मैचेस देम विद ऑर्गेनिज्म इन विच दे ओकर। तो हमें देखना है, यहाँ से हमें इन ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है कि ये किस प्रकार का यहाँ पर फिजन है और ये जो फिजन का टाइप दिया गया है ये किस ऑर्गेनिज्म में होता है, ये हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है, यहाँ पर हमें बताना है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें, सबसे पहले फिजन में क्या हो रहा है, ये जो फिजन दिया गया है ये लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन है। यहाँ पर आप देखिए ये सेल है, यहाँ पर ये सेल लॉन्गिट्यूडनली इस तरीके से यहाँ पर 2 सेल में डिवाइड हो गई। तो ये क्या है, ये होता है हमारा लॉन्गिट्यूडनली बाइनरी फिजन। और जो लॉन्गिट्यूडनली बाइनरी फिजन हमारा होता है वो किस में होता है, वो युगलिना में होगा। किस में होगा, युगलिना में। तो आप यहाँ पर देखें इस ऑप्शन में प्लाज्मोडियम दिया गया है तो ये ऑप्शन कट गया, पहले में क्या होगा, युगलिना। दूसरा अगर हम देखें, दूसरा जो बाइनरी फिजन है वो हमारा ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन है, यानी इसमें सेल इस प्लेन में डिवाइड हो रही है, इस तरीके से यहाँ से डिवाइड होगी सेल। तो ये क्या होता है, ये ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होगा। और जो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है वो हमारा पैरामीशियम में होता है। किस में, पैरामीशियम। तो यहाँ पर देखिए इसमें सेकंड में प्लाज्मोडियम दिया गया है तो ये भी ऑप्शन कट गया। थर्ड फोर्थ ऑप्शन हमारे पास बचा। अब यहाँ पर जो ये फिजन है ये आप देख सकते हैं, यहाँ एक सेल इतनी सेल में न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, यहाँ से अलग सेल बन गई, ये होता है मल्टीपल फिजन। ये क्या है, ये हमारा मल्टीपल फिजन है। और मल्टीपल फिजन हमें आपको पता है किस में होता है, अमीबा में। अमीबा में बाइनरी फिजन भी होता है और मल्टीपल फिजन भी। तो यहाँ पर ये भी कट गया ऑप्शन, बचा क्या हमारे पास, डी। पहला लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन युगलिना में, दूसरा ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन पैरामीशियम में, तीसरा मल्टीपल फिजन अमीबा में। तो 15 का डी इज द करेक्ट आंसर। 15 का आंसर हमारे पास क्या है, डी।
क्वेश्चन नंबर 16, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये हमें सिलेक्ट करना है। अमीबा एंड पैरामीशियम रिप्रोड्यूस्ड बाय बाइनरी फिजन। अमीबा और पैरामीशियम में बाइनरी फिजन होता है, सही है ये तो। बर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अनइक्वल डिवीजन इन पेरेंट बॉडी। जो बर्ड्स होती है वो कब बनती है, जब पेरेंट बॉडी में अनइक्वल डिवीजन होता है, बिल्कुल सही। ये पेरेंट बॉडी है, यहाँ पर ये बढ़ गई, डिटैच हुई, बिल्कुल अनइक्वल डिवीजन है ये तो बी भी सही है। तीसरी अगर हम बात करें, ये भी ऑप्शन सही, ये भी ऑप्शन सही। एनसिस्टेशन रेफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 लेयर्ड हार्ड कवरिंग अराउंड अमीबा ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान अमीबा के चारों तरफ जब 2 लेयर्ड हार्ड कवरिंग बन जाती है, यानी एक ऐसी हार्ड कवरिंग जिसमें 2 लेयर हो, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एनसिस्टेशन। बिल्कुल गलत, क्योंकि एनसिस्टेशन प्रोसेस में 2 लेयर्ड हार्ड कवरिंग नहीं बनती बल्कि 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग बनती है। कितनी बनेगी, 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग। तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है और इनकरेक्ट स्टेटमेंट में हमें सेलेक्ट करना था, तो सी हमारा आंसर है। 16 का सी इज द करेक्ट आंसर। स्पोर्स आर फॉर्म ड्यू टू मल्टीपल फिजन इन स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन प्रोसेस में जब मल्टीपल फिजन होता है तो स्पोर्स बनते हैं, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट कौन सा है, सी। तो 16 का सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, रेफर टू द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर हमें नीचे 4 फिगर दी गई हैं, इन फिगर को हमें देखना है और करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो पहले अगर हम फिगर देखें, ये है हमारी पेनिसिलियम। पहले क्या है, पेनिसिलियम। दूसरी अगर हम फिगर देखें, ये हमारा क्लेमाइडोमोनास। ये क्या है, क्लेमाइडोमोनास। तीसरा अगर हम देखें, ये हाइड्रा। और चौथा अगर हम देखें, ये हमारा यीस्ट। यहाँ पर ये दिए गए हैं, तो ये ऑप्शन हमें सेलेक्ट करने हैं। तो पहला सी एंड डी रिप्रोड्यूस बाय बडिंग दैट इंक्लूड्स न्यूक्लियर डिवीजन ओनली। यहाँ पर ये अगर हम देखें, हाइड्रा और यीस्ट, इनमें बडिंग हो रही है और बडिंग में सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन होता है, बिल्कुल गलत। बडिंग हो रही है, बिल्कुल सही, लेकिन बडिंग में सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड नहीं होता बल्कि साइटोप्लाज्म और दूसरे ऑर्गेनल्स भी डिवाइड होते हैं, तो ये इनकरेक्ट है। ऑल ऑफ दीज रिप्रोड्यूस बाय द असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये चारों के चारों, पेनिसिलियम, क्लेमाइडोमोनास, हाइड्रा और यीस्ट, इन चारों में असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो रहा है, बिल्कुल सही है। ये भी कोनिडिया के द्वारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पोर्स के द्वारा। और यहाँ कर अगर हम बात करें बडिंग, इनमें बडिंग हो रही है, तो इन चारों में असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही हो रहा है। तो इसमें हमारा जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही दिया गया है। सी की अगर हम बात करें, बी रिप्रेजेंट मल्टीपल फिजन इन एन एल्गा। बी फिगर में क्या हो रहा है, एल्गा में मल्टीपल फिजन हो रहा है, बिल्कुल गलत। यहाँ पर हाइड्रा, यहाँ पर जो ये क्लेमाइडोमोनास है, ये किससे रिप्रोड्यूस कर रहा है, ये स्पोर्स यानी जू स्पोर्स से ये रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो ये भी गलत है। पहला भी गलत था, बी इसमें सही है। अगर हम बात करें लास्ट ऑप्शन, ए शोज स्पोर फॉर्मेशन इन ए मोनरन। यहाँ पर ए यानी पेनिसिलियम में स्पोर बन रही है, बिल्कुल गलत। यहाँ पर जो क्लेमाइडोमोनास है वो किससे रिप्रोड्यूस करता है, कोनिडिया या फिर कोनिडियो स्पोर से ये रिप्रोड्यूस करता है, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है, यहाँ पर ये गलत, ये गलत और ये गलत। करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें, बी। ऑल ऑफ दिस रिप्रोड्यूस बाय द असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो 17 का बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, स्टडी द फॉलोइंग फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस। हमें ये 4 फिगर स्टडी करनी है और इन फिगर के बारे में जो ये नीचे स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन स्टेटमेंट को हमें यहाँ पर पढ़ना है और बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। ए शोज मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पॉन्जेस थ्रू इंटरनल बर्ड्स। यहाँ पर अगर हम बात करें ए ऑप्शन की, तो ए ऑप्शन में क्या हो रहा है, ए ऑप्शन में स्पॉन्जेस में इंटरनल बर्ड्स के द्वारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, बिल्कुल सही। यहाँ पर इस इंटरनल बर्ड्स के द्वारा क्या हो रहा है, यहाँ पर स्पॉन्जेस में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो ये तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। बी शोज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू जू स्पोर्स इन क्लेमाइडोमोनास। यहाँ पर बी ऑप्शन में क्लेमाइडोमोनास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है जू स्पोर के द्वारा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं बल्कि क्या हो रहा है, जू स्पोर्स के द्वारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो ये गलत। सी शोज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू फ्रेगमेंटेशन इन पेनिसिलियम। यहाँ पर सी ऑप्शन में पेनिसिलियम में फ्रेगमेंटेशन के द्वारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाया गया, बिल्कुल गलत। यहाँ पर पेनिसिलियम में कोनिडिया के द्वारा या फिर कोनिडियो स्पोर्स के द्वारा यहाँ पर क्या दिया गया है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाया गया है, तो ये भी गलत है। फोर्थ, डी शोज एक्सटर्नल बडिंग इन साइकोन। डी ऑप्शन में साइकोन में एक्सटर्नल बडिंग यहाँ पर दिखाई गई है, बिल्कुल सही, ये भी सही ऑप्शन है। तो हमारा पहला सही है और फोर्थ सही है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट। अगर हम इसमें देखें, फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट, तो 18 का हमारा क्या है, 18 का डी इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। बड से वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है, बिल्कुल सही। बल्बिल से भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है, ये भी एक वेजिटेटिव प्रोपग्यूल है। ट्यूरियन भी वेजिटेटिव प्रोपग्यूल है। एंथ्रीजोइड की अगर हम बात करें, एंथ्रीजोइड कहते हैं मेल गैमिट को, तो मेल गैमिट वेजिटेटिव प्रोपगेशन में इस्तेमाल नहीं होता। तो यही हमारा आंसर है, 19 का डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, दिस प्लांट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड शेप ऑफ लीव्स बट इट बिकेम ए नोटोरियस वीड इन इंडियन वाटर बॉडीज। इन चारों में से हमें एक ऐसा प्लांट बताना है जो इंडिया में अपने ब्यूटीफुल फ्लावर्स के लिए और साथ ही साथ उसकी जो पत्तियों की शेप है उसके लिए इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन बाद में ये एक बहुत ही खतरनाक वीड बन गई इंडियन वाटर बॉडीज़ में। तो ये प्लांट कौन सा था? ये प्लांट था हमारा वाटर हायसिंथ। कौन सा था? वाटर हायसिंथ, जिसको हम आइकोर्निया प्लांट भी, आइकोर्निया क्रेसिपिस के नाम से भी जानते हैं। तो ये प्लांट हमारा कौन सा था? वाटर हायसिंथ। वाटर हायसिंथ जो प्लांट था ये अपने ब्यूटीफुल फ्लावर्स के लिए और इसकी पत्तियों की जो शेप थी उसके लिए भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन बाद में ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वीड बन गई, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वीड बन गई। तो ये इनमें से अगर हम देखें वाटर हायसिंथ कौन सा है, तो बी ऑप्शन में ये हमारा वाटर हायसिंथ है, यानी आइकोर्निया प्लांट है, और यही हमारा आंसर है। तो 20 का बी इज द करेक्ट आंसर।